बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त यही बात हो रही है कि कौन फातेह रहेगा। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिका के सदारती इंतखाब की तरफ है। यकीनी तौर पे आज प्रोग्राम मुकाबिल में हम भी ये बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये भी जानना और बताना दोनों बेहद ज़रूरी है। दो सीनियर जजेस एक ख़त तहरीर करते हैं और ये ख़त होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, और इस ख़त के मंजर आम पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पूरी पिक्चर देखने और सुनने वालों की नज़र में तब्दील हो चुकी है। आईनी बेंच तश्कील पा गया है, मगर इसकी तश्कील किस तरह से हुई है, किस तरह से आईनी बेंच के सरबराह ने अपने ही हक में अपना ही वोट डाल दिया, इसके ऊपर भी डिबेट हो रही है। सियासत के जो ऐवान है वहां पर कौन किसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, यह भी एक नई तब्दील होती हुई सूरत हाल है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम मुकाबिल का एजाज भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मजीद कि 18 IPP से मुआहदे खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की जो खबर थी, जो कि आज सामने आई हैं चीज़ें, वो 10 अक्टूबर को प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई थी। इसका फॉलोअप भी शेयर करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो दुनिया भी, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी, डिबेट भी यही है कि अमेरिका के अंदर कौन आकर तख्त पर बैठेगा, मगर हमारे यहाँ जो तख्त सजे हैं उन पर कौन और किस तरह से बैठा है, इसके ऊपर डिबेट भी बड़ी ज़रूरी है। जी, आज ज़ाहिर है पूरी दुनिया का अमेरिका के इलेक्शन जो होते हैं उसका पूरी दुनिया पे असरात पड़ते हैं और हर मुल्क उसको अपने तनाजुर में देख रहा होता है कि उसके रिज़ल्ट के साथ नतीजे से उनके मफादात को क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा है, मगर आज मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा टेलीविज़न चैनल्स पे दिखाए जा रहे थे, अमेरिकन इलेक्शन दिखाए भी जाने चाहिए थे, मगर कुछ कोशिश थोड़ी सी मौजूदा डोमेस्टिक हालात से डिफ्लेक्ट करने के लिए भी किया जा रहा था, क्योंकि आज जो हुआ है, जो हम ये कह रहे थे कि धुंध है, अभी पता नहीं है कि किस करवट जो है ये अदालती ऊंट बैठेगा। जस्टिस याया अफरीदी से जो उम्मीदें थी, तो आज काफ़ी सारी धुंध थोड़ी सी भी नजर आई। हाँ, वो छल गई, कम हो गई, नज़र आ गया कि जो ये तासुर था या समझा जा रहा था या कुछ लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि फ़ायज़ ईसा के बाद शायद अदालत कोई मुतहद होगी, तकसीम कम होगी और कोई अदलिया अपनी आज़ादी के लिए और जमहूरी और आइनी आज़ादी के लिए कुछ उनके यहाँ नज़र आएगी, मज़ामत करेंगे और अपने राइट्स लेंगे। ये इसमें मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूँ, कोई बहस नहीं है कि किसी ने किसी से वो नहीं। हमारे आइन के अंदर ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, पार्लियामेंट का अपना रोल है, एग्जेक्टिव का अपना है और जुडिशरी का अपना है, मगर यहाँ एक कंप्लीट एक एफर्ट, एक बहुत बड़ी एक कोशिश की जा रही है, कोशिश कर ली गई है कि पार्लियामेंट का ना ही कहना चाहिए एग्जेक्टिव, बल्कि हुकूमत के ताबे करना सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को। आज जो है ये नज़र आ गया है कि हुकूमत उसमें कामयाब हो गई है, बिल्कुल। और उसके 2-3 बड़े फैसले हुए हैं। आज जुडिशल कमीशन का ये इजलास हुआ और जो कि तवक्को की जा रही थी हुकूमत ने उसके अंदर जो है अपने नुमाइंदे जो थे क्लियरली 6-7 का जो उसका बनाया था, तो उसके अंदर 6 तो उनके अपने थे, तो एक की वोट की ज़रूरत थी। और नज़र आ रहा था कि वो हम ख्याल जज जो हैं, वो जो जिसके ऊपर इतनी बहस रहती थी, और यही हुकूमत PDM की भी और बाद में भी हम ख्याल बंदयाल के दौर में हम ख्याल जज, और जिसके अंदर मौजूदा जो विक्टिम जज हैं ये भी बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे कि निज़ाम जकड़ लिया गया है और ये हम ख्याल का टोला है। तो हम ख्याल नए टोला वही है हम ख्यालों का, मगर टोला बदल गया है, पर हम ख्याल जज आगे से भी ज़्यादा ताकत में आ गए हैं और निज़ाम जकड़ लिया गया है, अदलिया जकड़ ली गई है। अब वो कैसे कि जुडिशल कमीशन के ऊपर भी सवाल थे कि इसकी जो है उसके अंदर कोई सुकम है कि उसका वो नामुकम्मल है कि 13वें जज उसके जो हैं वो हैं नहीं, कौन लगाएगा, पहले लगाएगा, वो उसकी ड्राफ्टिंग के अंदर गलतियां थी। फिर ये था कि वो चैलेंज हो चुकी हुई थी, तो आया क्या वो ये एक सवाल था और है कि पहले जो है, क्योंकि ऊपर सवाल हैं कि वो क्या आईनी है या नहीं है,
तो उसके ख़िलाफ़ जो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो अर्जियाँ आई हुई थी, पिटिशन्स आई हुई थी, क्या वो पहले टेकअप की जानी चाहिए थी या नहीं। और आज उसके बावजूद वो इजलास हुआ और बिल्कुल एन तोक़ों के मुताबिक 12 के फोरम में 13वां नहीं था। ये ऑब्जेक्शन रेज़ की गई कि फोरम नहीं है, रिजेक्ट कर दी गई या अफरीदी साहब की सरबराही में। और उसके बाद फिर वही जो हमारा था कि 7 और अगली दफ़ा 8 की मेजॉरिटी नज़र आया करेगी हमें, क्योंकि वो 8वां मेंबर भी वो हम ख्याल जजों में से ही नज़र आता है। तो वो बन गया। तो वो जो साथ में जो ये आश्कार हुआ कि 31 तारीख को जस्टिस मुनीब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ख़त लिखा था कि जनाब पहले आइनी तरमीम आइनी तकाज़ा है, उसको 4 तारीख को ली जाए, तो वो इग्नोर की गई। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर आज एक प्रोटेस्ट के अंदर वो ख़त लिखा है कि ये आइन की मुनाफी है, और क्योंकि जो प्रोसीजर एक्ट है उसके कानून उसके मुताबिक जो है 2 जज, उसमें चीफ जस्टिस का होना ज़रूरी नहीं है, 2 जज बैठ के भी फैसला कर सकते मतलब थे, अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं वो। तो 2 जजेस ने जब ये लिख दिया था तो ये आइनी पिटीशन क्यों नहीं टेकअप की गई, आइनी तरमीम को जो है इसको लगवाया जाना चाहिए था, जो नहीं लगाई गई। और अब क्योंकि उसकी हैयत ही वो प्रोसीजर और जो का एक्ट जो है उसके अंदर, क्योंकि अब जस्टिस मुनीब को निकाल के उसके अंदर वैसे ही जस्टिस मुनीब आ गए हैं, और जो ये ख्याल था शायद इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि या बुख्तियार और जस्टिस मंसूर अली शाह शायद एक तरफ होंगे, अब ऐसा नहीं लगता। अब लगता है कि जस्टिस या बुख्तियार जो हैं वो जो आज के इसके बाद से वो जो ये ख्याल था, तासुर था कि वो मुत्तहद करेंगे, वो उसमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि जज हजरात एक दोबारा मुनक़सम हो चुके हैं, और अब ये देखना है ये किस नहज तक, किस हद तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एतजाज़ हसन साहब को मैं सुन रहा था, वो फरमा रहे थे कि इस बात का कभी इम्कान है, और वो बल्कि एक किस्म की तजवीज़ दे रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब को अगर वो जस्टिस इफ्तिखार की तरह सड़कों पे जाके नहीं कर सकते तो कम से कम इन मसाइल को बार्स के अंदर जाके एड्रेस करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है, बार्स के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला भी आया जिसको रेफरेंडम कहा जा रहा था, वहाँ भी आसमा जहांगीर ग्रुप, जो कि आयरॉनिकली आसमा जहांगीर का नाम इस्तेमाल करना चाहती है, कि उनका IHRCP का जो वो है, उन्होंने 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर सवाल उठाए हैं, जबकि उनके नाम से बना हुआ ग्रुप जो है 26वीं आइनी तरमीम को वो इतनी तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, और ये नहीं समझते कि ये एग्जेक्टिव की इजारादारी नाफिज कर दी गई है अदलिया पे, और अदलिया को कंट्रोल कर दिया गया है। सो अब भी जो सवाल ये हैं कि क्या ये आइनी तरमीम का बेंच बनेगा, और क्या ये आइनी कोर्ट के पास जाएगा, जिसके ऊपर बहुत सवाल थे कि जनाब आइनी अदालत अपना ही केस खुद कैसे सुन सकती है। और अगर फुल कोर्ट बनता है तो दूसरा सवाल ये आ जाता है कि गवर्नमेंट ने क्योंकि एक और तरमीम के ज़रिए, कानून में तरमीम के ज़रिए 34 जज कर दिए हैं, तो अब ये क्या जज पहले बनेंगे, ये फुल कोर्ट होगा नहीं होगा? अगर फुल कोर्ट होगा तो क्या ये 17 वाला होगा या 34 वाला होगा? और नेक्स्ट स्टेप जो है वो कितनी जल्दी किया जाता है? जितनी जल्दी में ये बनवा दी गई तो अब कोई बईद नहीं है कि उस तरह ही जो है जो मूड नज़र आ रहा है। सो देखना ये भी होगा कि आज जो है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो एक बहुत मुत्तहद करेंगे अदालत को, तो आज इक्का दुक्का वो वकला की तरफ से जो इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। इक्का दुक्का नहीं, मैं इख्तलाफ करूंगी, ज़रा ज़्यादा आवाज़ें आनी शुरू हुई हैं कि लोगों को जो ये उम्मीद थी कि ये प्रोसीजर एक्ट का ये पहले आइनी तरमीम के ज़रिए ये फैसला करवा लें कि आया ये जुडिशल जो कमीशन है ये भी आइनी है या नहीं है, तो जिस जल्दी में वो किया गया है तो आइंदा अब ये वाले काफ़ी सारे सवाल हैं। और दूसरा जो आखिरी जो मैं बात कर, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये भी अब देखना है कि जो मखसूस नशिस्तों पे अमल दरामद का जो फैसला है वो क्या उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता। इसके बाद उसके ऊपर भी सवाल आ गया है।
प्लस ये कि जो आईनी बेंच बनाने वाला जो तरीकाकार था, जो पहले समझा जा रहा था कि जस्टिस मुनीब तो बाहर हो चुके हैं, तो जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह शायद एक पेज पे हैं, तो आज ये क्लियरली नज़र आ गया कि वो एक पेज पे नहीं हैं। तो गालबन ये भी फिर जो बेंच बनाने वाली कमेटी है, ये भी जो है अब कितनी गैर मुतनाज़ा होगी ये वक्त देखता है। बिल्कुल। एक और अहम चीज़ है आमिर साहब के अभी उन्होंने ये भी डिमांड की है कि रवां हफ्ते ही जो है ना वो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो है वो समातें होनी चाहिए। कई आपने सवालात उठाए, उन सब के ऊपर एक तवील बहस अभी होना बाकी है। मैं जाऊंगी अपने मेहमान की तरफ, मगर मैं सुनने वालों की एक छोटी सी तस्दीक कर दूं। आमिर साहब, आप जरा तसलसल में गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि आपने याहिया बख्तियार साहब का नाम 2-3 दफा रिवाइज कर दिया। मैं इसलिए मैंने आपको टोका नहीं कि आप क्योंकि वो इतना ज्यादा तारीख के हम स्टूडेंट हैं, वो याहिया बख्तियार का मुझसे अक्सर ही गलती हो जाती है। बिल्कुल, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की बात कर रहे थे, तस्दीक करने की याहिया अफरीदी की मुराद है, और जैसा से भी मैं माफी मांगता हूं। मैं इसलिए तस्दीक करना चाह रही थी, याहिया बख्तियार अच्छे आदमी थे, उनकी अच्छी शोहरत थी, कोई नेक नामी नहीं है। याहिया अफरीदी साहब भी, चीफ जस्टिस साहब भी गालिबन अच्छे हैं और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से ये अपने कंडक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम अमेरिका के सदारती इंतखाब के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वाशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। तो वाशिंगटन आप जा चुके हैं, हमारा लॉस है, मगर वहाँ से रह के आपका फ़ायदा ये है कि आप पाकिस्तान के ऊपर भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत अरसा आपने हमारे साथ ही सहाफ़त शुरू की और वहाँ से भी पाकिस्तान के तनाजुर से हमें अमेरिका के इलेक्शन संभालेंगे को बताएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि जनाब ट्रंप आएगा तो ये होगा, तो कैमला हैरिस आएंगी तो ये होगा। अभी फ़िलहाल तो बताएं कि इलेक्शन की पोलिंग शुरू हो चुकी भी है, अभी सूरत हाल पहले ज़रा बताएं हमें, वहाँ क्या है मंजरनामा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर, और आप भी गहरी नज़र रखते हैं अमरीकी इंतखाबात पर और सियासत पर, ग्लोबल अफेयर्स पे। यहाँ पे इतना अरसा आप रहे हैं और हमारे साथ BBC के साथ हमने एक साथ काम किया है और बहुत कड़े वक्त पे काम किया है 9/11 के बाद। बट थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो आमिर साहब। देखिए, बहुत ही कांटे का मुकाबला है, नेक एंड नेक मुकाबला है। अगर मैं क्या कांटे का मुकाबला कहूँ आमिर, तो लगेगा कि अरे भाई आपको क्यों आपका तसरा ले रहे हैं। अगर कांटे का मुकाबला, जरा बताइए कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस। जो स्ट्रेटेजिस्ट, जो एनालिस्ट जिनकी नज़र है अमरीकी सदारती इंतखाबात की सियासत पर और गहरी नज़र रखते हैं, उनका मानना यही है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के अंदर अल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो थे, उनके बाद ये सबसे बड़ा कांटे का मुकाबला है। और एक तरफ रिपब्लिकन के उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो तीसरी दफा सदारती उम्मीदवार हैं। 2016 के अंदर उन्होंने शकदर कर दिया था, सबको ताज्जुब में डाल दिया था जब उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था और एक पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स लेकर आए थे वो, कि जी फर्स्ट अमेरिका और अमेरिका को एक तरजीह देनी चाहिए। और अब वो बमुकाबला जो उनके है मुकाबिल, वो है कमला हैरिस। और आपको पता है आमिर कि कमला हैरिस के भी जो नॉमिनेशन है सदारती, वो एक बड़ी हैरत अंगेज तौर पे हुआ। जो बाइडेन थे, उनकी मेंटल इक्विटी को लेके उनकी डिबेट में, फर्स्ट डिबेट के अंदर उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए जितने भी डेमोक्रेटिक के बिग विक्स थे, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो, बिल क्लिंटन हो, नैन्सी पावल हो, चाहे वो मिशेल ओबामा, बराक ओबामा, तो उन्होंने यही मशवरा दिया था। और उसके बाद वो विड्रॉ किया और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने एक मोमेंटम दिया डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो एक लग रहा था कि बहुत कहीं पीछे है बाइडेन, और एक एनर्जी दी। इस वक्त मामला यहाँ पर है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आमिर, ताजुब ये है कि 82 मिलियन वोट जो है वो ऑलरेडी पड़ चुके हैं। यानी कि मेल के जरिए अर्ली वोटिंग का जो यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो आप बेहतर जानते हैं, तो मुख्तलिफ रियासतों में 82 मिलियन यानी कि 8 करोड़ से ज्यादा वोट तो पड़ गए हैं। और अब मिलियंस जो हैं वो आज जो है वो वोट डालेंगे। 340 मिलियन के करीब अमेरिका की पॉपुलेशन है। और साथ में जो मानना ये है कि अब मामला अटका हुआ है उन 7 स्विंग स्टेट्स में, जो हमारे नाजरीन आप तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन नाजरीन के स्विंग स्टेट्स वो हैं जो रिवायती तौर पर
कभी न रिपब्लिकन के साथ होती हैं या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, बल्कि झूलती रहती हैं और हवा के रुख में कभी रिपब्लिकन का साथ देते हैं, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का। फॉर एग्जांपल मिशिगन को ले लीजिए, जहां पे बहुत सारे अरब मुसलमान हैं और पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन लेबनीज हैं जो अपने आप को अरब्स के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पे इलेक्टोरल जो वोट्स हैं 15 के करीब हैं वो, और पेंसिल्वेनिया, ये दो स्टेट बहुत अहम मानी जा रही हैं और यहीं पे बहुत जोर है डोनाल्ड ट्रंप साबिक सदर का और कमला हैरिस का। कल भी जो फाइनल लेग थी कैंपेन की, उन्होंने यहीं पे गुजारा, इन्हीं स्विंग स्टेट्स के अंदर जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं। तो जो स्विंग स्टेट्स हैं वो, अब जैसे मिशिगन को ले लीजिए, उन्होंने 2016 के अंदर हैरत अंगेज तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया था, 2020 में जो बाइडेन जीते थे। पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है 19 वोट है सबसे ज्यादा, वहां पे कमला हैरिस चाह रही हैं कि वहां पे थोड़ा सा आपको रोकते हुए कि वो आपको तो बहुत ज़्यादा समझते हैं, वहीं पे रह भी रहे हैं इस वक्त, तो आसान पाकिस्तान की नाजरीन के लिए कि वहाँ पे 2070 से जो भी जीतेगा तो वो इलेक्शन जीतेगा, और कई दफ़ा जो पोल्स होते हैं उसका उतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ का इलेक्टोरल निज़ाम बड़ा डिफरेंट है कि हर स्टेट के अपने इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। जिस तरह 54 हैं कैलिफोर्निया के सबसे ज़्यादा, इस तरह ही 19 हैं पेंसिल्वेनिया के, और ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके ऊपर फैसला आया हुआ है, 2016 में भी इन्हीं के ऊपर 7 रहा और ये 2020 में फिर बाइडेन की तरफ पलटा खा गई ज़्यादातर इनमें से, तो दूसरी तरफ चला गया और दोबारा वो आया। मैं मुख्तलिफ सर्वे देख रहा था क्योंकि हर एक का अपना तरीक़ाकार है सर्वे करने का, मगर घूम फिर के लोग कह रहे हैं इवन स्विंग स्टेट्स के अंदर भी पेंसिल्वेनिया, आपने मिशिगन का भी जिक्र किया, मगर पेंसिल्वेनिया में जंग रुकी हुई है, सबसे ज़्यादा मैटर वो कर रही है, वो हमें समझाएं क्यों। देखिए, पेंसिल्वेनिया के चूंकि एक तो सबसे ज़्यादा 19 वोट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी ये है। दूसरा ये कि कमला हैरिस के लिए वो जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दूसरी स्टेट्स के अंदर कहीं ना कहीं जो पोल्स हैं वो कहीं ना कहीं बर्तरी उनके मुखालिफ उम्मीदवार की दिखा रहे हैं। दूसरा, पेंसिल्वेनिया के अंदर जो लैटिनोज वोट हैं, और आपको पता है कि अभी जो एक हालिया हफ्ता 10 रोज पहले रैली हुई थी उसमें एक सटायरिस्ट या कॉमेडियन थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के अंदर, उन्होंने पोर्टो रिकन्स जो हैं उनके आइलैंड को जो है कहा था कि गार्बेज या कूड़ा या कचरे के मुतरादिफ है, उससे उसको लेके डेमोक्रेटिक पार्टी बहुत ज्यादा जोर दे रही है। यहाँ पे ब्लैक वोट्स भी हैं पेंसिल्वेनिया के अंदर। तो पेंसिल्वेनिया का ये मानना है कि मिशिगन शायद डेमोक्रेटिक पार्टी समझती है कि शायद उनके हिस्से में आ जाए, हालांकि बहुत सख्त मुकाबला है सारी स्विंग स्टेट्स में और वो पेंसिल्वेनिया पे ज्यादा जोर दे रही है। तो पेंसिल्वेनिया के सबसे ज्यादा वोट और टोटल 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, उनके मजमूई तौर पे 93 वोट्स हैं और 538 वोट टोटल है। 270 वोट जीतने हैं किसी भी उम्मीदवार को। दूसरा तरीका ये भी कहने का है कि तकरीबन देख रहा था पिछले कम से कम 10-15 साल से जो इलेक्शंस हैं 2-3, उसके अंदर तकरीबन 225, 220 और 25 के दरमियान दोनों पार्टीज के पास उनकी फिक्स्ड वो हैं, और बीच में 80 से लेके ये 93 इलेक्ट्रल बोर्ड्स हैं जो कि स्विंग करते रहते हैं। मगर एक फर्क मैंने देखा वैस, बल्कि समझाइएगा मुझे कि जो एक उनका तरीकाकार अमेरिकी सर्वे का है कि एक तो वो बता देते हैं कि आपके जो कि काफ़ी पक्के वोट हैं, एक जो आपकी तरफ माइल हैं। तो जो डेमोक्रेट पार्टी है उनके जो पक्के वोट हैं, इलेक्टोरल वोट जो हैं, वो फॉर एग्जांपल 170-80 तक जाते हैं। तो रिपब्लिकन को यहाँ पे है कि उनके पक्के वोट जो हैं वो 120 से 140 वाले हैं। तो उनके जो माइल शुदा वोट की वो जो हैं वो रियासतें कम ज़्यादा हैं। ये एक फैक्टर है इम्पॉर्टेंट। जी बिल्कुल, देखिए सारे फैक्टर्स जो हैं उनकी अहमियत है इस इलेक्शन के अंदर, और जो रिवायती तौर पे जिस तरह आपने बजा फरमाया कि वो स्टेट्स जो रिपब्लिकन को देते रही हैं उनको रेड स्टेट्स माना जाता है, और जो ब्लू स्टेट्स हैं वो रिवायती तौर पे डेमोक्रेटिक पार्टी को दिया जाता है। तो उन दोनों स्टेट्स का मानना यही होता है जो सर्वे करते हैं कि ये तो जाएंगी ही
रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी को, लेकिन साथ में ये 7 पर्पल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स हैं जिनका आपने भी जिक्र किया और थोड़ा बहुत मैंने भी जिक्र किया। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिवायती स्टेट, आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा नाज़रीन को भी, कि अगर कोई रिवायती स्टेट है जो रिपब्लिकन की है या डेमोक्रेटिक पार्टी की है, अगर वो उनके हाथ से निकल जाती है तो फिर उनके लिए रिकवरी का चांस बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही नेक एंड नेक मुकाबला है। और इसी वजह से सबकी नजरें, आपने जिस तरह का पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और एरिजोना जाहिर बात है कि मेक्सिको के बॉर्डर के साथ लगता है, तो वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स का या इमिग्रेशन का मसला काफी ज्यादा जोर पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नजरें लगी हुई हैं और इन्हीं स्टेट्स को लेके लगी हुई है। लेकिन आमिर, मुझे जो लगा कि जाहिर बात है मैं आपके साथ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर हर जगह पे ही काम किया है, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो 2 अगर हम बांटें आमिर साहब, एक तो ये कि डोमेस्टिक इश्यूज हैं और जो वो बिल्कुल हैरत के तौर पे कर देते हैं, जो सोशो कल्चरल इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल कमला हैरिस जो है वो एबॉर्शन राइट को लेके अपना प्रचार कर रही हैं और उनका मंत्रा ये है, तो वो समझ रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़ी तादाद में यंग फीमेल स्टूडेंट जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं और जो लिबरल प्रोग्रेसिव वैल्यूज है कि भी अपनी बॉडी पे अपना हक है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का राइट वुमेन को होना चाहिए, उसको लेके कर रही हैं। दूसरा, लो हाउस कॉस्ट और जो है वो इकोनॉमी को लेके बात कर रही हैं। दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हैं अमेरिका को तरजीह दें, अमरीकियों को तरजीह दें, और डोमेस्टिक उनके इश्यूज हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के, मैं सबसे बड़ा ऑपरेशन करूंगा इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ और वही दीवार खड़ी करूंगा बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा हम फॉरेन पॉलिसी के बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ ये फ़र्क पड़ेगा, उनका जो इलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा, और इस दफ़ा ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उनके अंदरूनी जो सियासत है, अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं, इकॉनमी, अबॉर्शन, इमिग्रेशन, हेल्थ, इन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा मुतवज्जो है। किसी हद तक बिल्कुल ये बात सही है। और दूसरी तरफ जो मामला है, क्योंकि मिडल ईस्ट का जो मामला बहुत ज्यादा गंभीर हुआ है, साल भर से जंग है गजा के अंदर, तो उसको लेके भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो यहाँ पर चाहते हैं कि पीस हो मिडल ईस्ट के अंदर, उनका भी काफी पॉलिसी पे लेकर है। तो वो भी मिशिगन के अंदर जैसे भी बात हो रही थी वहां पे इसका जोर है और डेमोक्रेटिक पार्टी उसकी शिद्दत या हिद्दत महसूस कर रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग है और यूक्रेन की जंग पे आपको पता है कि जंगबंदी जैसे गाजा में अभी तक नहीं हो सकी और डेमोक्रेटिक पार्टी चाह रही है कि जंगबंदी हो जाए। दूसरा यूक्रेन की जंग है और यूक्रेन की जंग पे बड़ा क्लियर है कि जो हैरिस है वो कंटिन्यूटी चाहती हैं और उन्होंने बयान भी दिया है कि आई एम प्राउड टू स्टैंड विद यूक्रेन। और उसके साथ ही मामला अटका हुआ है सारे यूरोपियन ममालिक का, नेटो ममालिक का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली दफा अगर आपको याद हो तो उन्होंने नेटो पे काफी सख्त तनकीद की थी और कहा था कि ये जो सारा डिफेंस बजट है ये अमेरिका की जेब से क्यों जा रहा है। तो वो गैर मुल्की जंगों के खिलाफ भी आवाज खड़ी किए हुए हैं और वो कहते हैं कि वो सारे अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका पे खर्च होना चाहिए। और एक और अहम बात यह है कि टैरिफ जो है उस पे वो सख्त टैरिफ लागू करना चाहते हैं इंपोर्ट्स पे। तो इसका मतलब है कि जितनी भी जो तिजारती मंडी जो अमेरिका है चाइना के लिए या साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा मैटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका हमारा तजारती बहुत बड़ा पार्टनर है, तो हमें भी बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। मगर हमारे यहाँ 2 चीज़ें खास तौर पे बहुत ज़्यादा उसका हवाला दिया जाता है। एक यहाँ पे ये काम तासुर है कि बाइडन के मुतालिक, क्योंकि मुसलमान नाखुश थे उनकी मिडल ईस्ट की पॉलिसी पे, मगर एक यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन कह लें, वो ये समझते हैं कि ट्रंप जो है वो शायद उनकी कोई डिफरेंट है, जो कि मेरे ख्याल में 19-20 का फ़र्क है। बल्कि कैमला हैरिस ज़रा सॉफ्ट हैं, वो कम से कम जंगबंदी की बात कर रही हैं, जबकि वो इस तरह की जंगबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। उस पर भी ज़रा बताइएगा कि मुसलमान वोट और पाकिस्तानी वोट मिडिल ईस्ट के तनाजुर में कैसे देख रहा है इसको। देखिए, बहुत ही बटा हुआ है, मकफसे का शिकार है जो मुस्लिम वोट है या पाकिस्तानी वोट है।
मिडल ईस्ट की पॉलिसी को लेके या मिडल ईस्ट की जंग को लेके, खासतौर पे मिशिगन में तो अरब जो अमेरिकन हैं, पैलेस्टीनियन अमेरिकन हैं, लेबनीज अमेरिकन हैं, वो तो बहुत ही, क्योंकि उनके आंगन में ही वो महसूस होता है कि उनकी बरादरी के अगर कहीं किलिंग होती है या कोई क्रैकडाउन होता है तो वो तो बहुत ही महसूस कर रहे हैं इस बात को। और इसी वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी ने, जब नेतन्याहू यहाँ पर आए थे तो कमला हैरिस जो कैंडिडेट बन गई थी, तो उन्होंने नेतन्याहू के साथ मीटिंग के बाद ये कहा था कि जी ह्यूमन सफरिंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन इजराइल को भी जो एक स्टेटेड पॉलिसी है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो कमला हैरिस हो या बाइडेन हो, वो उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है कि इजराइल को डिफेंड करने का, दिफा का हक हासिल है और उसको वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथ में जो बाइडेन और कमला हैरिस ह्यूमन सफरिंग का जिक्र कर रहे हैं और वो खत्म होना चाहिए, और वो नेतन्याहू जो है वो उस पे कहीं टस से मस नहीं हो रहे, वो एक अलग बहस है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का आपने जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक जुमला बोलते हैं और आपको पता है कि वो कहते हैं कि पीस में करवा दूंगा और जंग यूक्रेन में भी बंद करवा दूंगा और मिडल ईस्ट में पीस करवा दूंगा, और मिशिगन में भी उन्होंने दौरे किए हैं। लेकिन अगर वो उनका तफसील नहीं देते और ये भी कहते हैं कि अगर ये आई हैरिस आई तो 2 साल में इसराइल ख़त्म हो जाएगा। मैं एक लास्टली क्विकली कि पाकिस्तान में एक और जो एक आम जो ख़ासतौर पे पीटीआई के हजरात हैं, वो बेचारे बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं और उनको कोई 2-2.5 साल से टकरे मार मार के थक गए हैं और बिल्कुल आगे से भी कमज़ोर नज़र आते हैं। पर उनका एक बहुत बड़ा तबका है जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि पता नहीं ट्रंप आएंगे, एक फ़ोन कॉल करेंगे और उसके बाद जो है ना इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि समझाइएगा कि अमेरिका में सिस्टम किस तरह फॉरेन पॉलिसी का काम करता है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और पाकिस्तान के साथ चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, हमें और आपको पता है कि नौजवानी से हम देख रहे हैं, चाहे रोनाल्ड रेगन हो, चाहे वो डब्ल्यू बुश हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे वो बराक ओबामा हो, रिपब्लिकन के, डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनके साथ ताल्लुकात, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हमेशा रहे हैं और 2 जंगें अफगानिस्तान में लड़ी हैं, एक 9/11 के बाद से और एक दफ़ा जब सोवियत यूनियन था उसने इन्वेट किया था अफगानिस्तान को। तो ये बात तो तय है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज होती हैं। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बीइंग अ न्यूक्लियर पावर एक अहमियत हासिल रही है। लेकिन 2021 में इनखला के बाद अमरीकी अफवाज के, जो मुझे लगता है कि जो हम इस्लामाबाद में बैठ के अगर हम देखें अमेरिका को या उसके फॉरेन पॉलिसी को, यहाँ पर अगर जानने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि वो तरजीहात में अब अफगानिस्तान पाकिस्तान जरा नीचे है। इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया तरजीहात में, अब तरजीहात में यूक्रेन जंग है, मिडल ईस्ट की जंग है, साथ में चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, और इसी वजह से इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं, एक स्ट्रेटेजिक टाइज हम देख रहे हैं। जब यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए इंडियन पीएम, तो उनको बहुत ही रेड कार्पेट और ज्वाइंट सेशन के साथ उनका एड्रेस था और उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक टाइज हमें नजर आती है। और 2020-21 में जो क्विकली मुझे ये वक्फे का इशारे कर रही हैं सरवत, क्विकली वो ये आपको पता है सेफ तरीन तरीका होता है और साफी सेफ बात करना चाहते हैं कि जी बड़ा कांटेदार मुकाबला है और वाकई ही कांटेदार है, जिस तरह आपने कहा 2000 के बाद और 2020 के अंदर भी बहुत कांटेदार था और बहुत कंट्रोवर्शियल तरीन था, मगर फिर भी एक गट फीलिंग होती है। छोड़ दें ये सर्वे वर्वे को, आपकी गट फीलिंग क्या है? मैं भी आपका क्लिप बचा के रख रहा हूँ कि वैस तौहीद कल मैं चलाऊं कि ये क्या कहे थे, गट फीलिंग कौन जीतेगा? आप मुझे यहाँ पे जो सारे पंडित हैं उनके खिलाफ कहाँ खड़ा कर रहे हैं, ये बात हम आपसे मोबाइल पे फोन पे बात करेंगे, और वो मोबाइल की जो साउंड वो है बाइट वो आप रख लीजिएगा। ये क्योंकि इतना कांटे का मुकाबला कि यहाँ पे कोई फोरकास्ट करना नहीं चाह रहा, यानी कि जो यहाँ के जय्यद लोग हैं वो भी नहीं करना चाह रहे। जो एक आखिरी 2 जुमले जो आप ट्रम्प का कह रहे थे कि वो इमरान खान साहब को कर रहे थे कि रिहा करवा देंगे, एक तासुर है यहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका इन्फ्लुएंस है और उसका झुकाव या वो हामी भी नजर आते हैं इमरान खान साहब के, जो डायस्पोरा है पाकिस्तान का। लेकिन जब ट्रम्प आएंगे या कमला हैरिस आएंगी, कोई भी सदर होगा, तो मैं समझता हूँ कि तरजीहात में बहुत सारे मामला फॉरेन इश्यूज जो है फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत पहाड़ जैसे खड़े हैं, उनको मेरे ख्याल में हल ज्यादा
पहले करना अभी चलते बाल हैं। फंसाने की कोशिश की, आप फंसे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत थैंक यू सो मच। अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके अलावा जो आमिर साहब ने आइन के हवाले से, आइनी बेंच की तश्कील के हवाले से और 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो बड़े अहम सवालात उठाए थे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उन सवालों के ऊपर भी जो तज्जिया है वो आप लोगों के सामने रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो आइन का मामला है, आइनी बेंच की तश्कील का मामला है, कई बड़े अहम सवालात हैं जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में आगाज़ पे आमिर साहब ने देखने वालों के सामने रखे हैं। अब इसको किस तरह से इसकी वजाहत होगी, इसके ऊपर बात करने के लिए माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। साद साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मेरा ख्याल है आमिर साहब इन्हीं के सामने वो सवालात रखते हैं, शायद हमारे रहनुमाई हो पाए। जी, मैं साद आपके आने से पहले ये इब्तदाइये में ये कह रहा था कि जो आमिर साहब गालिबन उनके साथ अभी रब्ता हमारा डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी कुछ देर में वो हमारे साथ आएंगे। मैं दोहरा देता हूँ कि ये जो क्लियरली अब नज़र आ रहा है कि पहले जो ये एकदम से जब भी कोई नया चीफ आता है, पहले एक नए चीफ जस्टिस आने के बाद या आफरीदी, अब मैं गलती नहीं करूँगा, या आफरीदी साहब तो अच्छी बातें ही हमेशा की जाती हैं और वो बहुत, ये भी उनके शान में गुस्ताखी भी नहीं है हम कर सकते, मगर ये जो ख्याल किया जा रहा था बार बार कि जी वो मुत्तहद करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, इत्तेदाल पसंदी कराएंगे, तो वो लगता ये है कि वो ऐसा होने नहीं जा रहा क्लियरली। वो और मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जिन्होंने जज बनना था, जिनकी जगह पे वो बने, और बताया जाता था कि इनके दरीना कॉलेज से लेके एक फर्म में इकट्ठे काम करते रहे, बहुत कुर्बत है, तो वो कम से कम ख़त ख़ुताबत की हद तक तो आमने सामने आ गए हैं कि वो जो पहले एक सिलसिला होता था ख़त लिखने का, वो ख़त लिखने का सिलसिला जारी हो गया और उसके अंदर अब डिपेंड करता है, हर एक की अपनी लेंस है, उसके मुताबिक देख रहा है। मगर मंसूर अली शाह साहब का एक पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि उन्होंने ये, आप उस पर ये ज़रूर ये सवाल उठ रहे हैं कि 31 तारीख को इतनी जल्दी में या अफरीदी साहब के को टाइम दे लेते कि वो भी शायद शामिल हो जाते तो वो किया, मगर कानूनी तौर पे वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो कानून है उसके मुताबिक है कि 2 जज होना ज़रूरी है, चीफ जस्टिस का होना ज़रूरी नहीं था कि वो उनके बगैर भी अमल दरामद। तो क्लियरली नज़र तो ये आ रहा है कि वो जो हम समझ रहे थे कि ये मुत्तहद अदालत होगी, ना तो ये वकला मुत्तहद हैं और ना ही ये अदालत मुत्तहद नज़र आती है। तो साद रसूल साहब बिल्कुल तवक्कुआत हम बड़ी जल्दी बांध लेते हैं मेरा ख्याल है। आमिर साहब इस वक्त बात कर लेते हैं माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ। साद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज जो जुडिशल कमीशन बना, यहाँ पे एक बहस चल रही थी कि यहाँ पे जो आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, अब जो खतूत भी सामने आ गए हैं कि उनको टेकअप कर लेना चाहिए था, मगर उसके बगैर वो उसके ऊपर सवालात भी थे, वो अब हो गया। तो ये अब क्या देख रहे हैं, मज़ीद क्या सवालात हैं और मंजरनामा क्या है? बहुत शुक्रिया आमिर साहब। सबसे पहले तो ये गुजारिश करते चलें कि, और हमें इस बात को नोट करना चाहिए कि आज के जुडिशल कमीशन के फैसले के अंदर चीफ जस्टिस साहब खुद भी माइनॉरिटी में थे, यानी कि जो 5-7 का फैसला है उसके अंदर 5 में 3 जज साहिबान शामिल हैं, 2 तो पीटीआई के मेंबरान थे जो अपोजिशन मेंबर्स थे, लेकिन 5 जो हैं उनमें 3 जज साहिबान शामिल हैं, जिनमें चीफ जस्टिस साहब, फिर नंबर 2 के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे नंबर के जज जस्टिस मुनीब अख्तर थे। यानी कि आज के बेंच के अंदर सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो हैं आज के कमीशन में जिन्होंने हुकूमत की जो मेंबर्स थे उनके साथ वोट किया, बाकी तीनों जजेस ने इसके खिलाफ किया। मैं ये बात इसलिए वाज़ेह कर दूं कि, या ये बात इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि ये वही तीनों जजेस हैं जो माजी के अंदर ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड को कमेटी के अंदर शामिल कर दिया गया है, प्रोसीजर्स की कमेटी के अंदर। इससे पहले जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो भी यही 3 जजेस थे, यानी कि चीफ जस्टिस साहब, मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो ये कहना तो इस वक्त शायद कबल वक्त होगा कि क्या चीफ जस्टिस साहब का अभी इस जुडिशल कमीशन में यही ओपिनियन था जो उन 2 जज साहिबान का था जिन्होंने खत लिखा कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा फुल कोर्ट के सामने को सुनना चाहिए जिसमें तमाम जज साहिबान शामिल हों।
अगर उनका यही मौक़िफ़ था आज भी जुडिशल कमीशन के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी वक्त मिनट्स रिलीज हुए तो पता चल जाएगा। और अगर चीफ जस्टिस साहब का ये मौक़िफ़ नहीं था और वो डिसएग्री करते हैं अपने कमेटी के मेंबरान से, जो प्रोसीजर्स की कमेटी है, जिन्होंने ख़त लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि ये 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, अगर चीफ जस्टिस साहब डिसएग्री करते हैं उनसे, तो फिर तो मेरे ख्याल में आमिर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मजीद कशीदगी पैदा होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जज साहिबान इकट्ठे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर इसमें एक जज की डिसेंट है, जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब की, बाकी अदालत के अंदर कुछ हम आहंगी नजर आ रही है। जी, ये क्वेश्चन तो मगर यही था कि ये नामुकम्मल है और जस्टिस समीनुद्दीन अपने ही मुतल्लिक जो है आईनी कमेटी कैसे वो बना सकते हैं, और इससे पहले कि जुडिशल कमीशन की हैयत जो है, क्योंकि इसकी जो की गई है कि 6 तो क्लियरली वो हैं, और वो जो हम ख्याल जजेस के मुतल्लिक कहा जाता था जजेस, वो दोबारा वही सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, उसकी नौयत बदल गई है। और ये कि ये पहले इसका आईनी तरमीम का फैसला हो जाना चाहिए था, बाद में ये जुडिशल कमीशन होना चाहिए था, ये तो अब हो गया है। अब आपके ख्याल में अब ये आईनी तरमीम का जो है पिटीशन ये कब लगेगी तो ये क्या काफ़ी सवाल हैं, ये फुल कोर्ट होगा नहीं होगा, फुल कोर्ट होगा तो ये अब जो 34 जज हैं ये पहले लग के वो वाला फुल कोर्ट होगा या 17 वाला होगा, तो ये इनके सवालात के क्या जवाब हैं? आमिर साहब, मेरे ख्याल में हुकूमत ने इसमें 2 स्टेप की प्लानिंग की है। पहली बात तो हुकूमत की ये डिज़ायर लगती है कि, या उनकी चाहत ये है कि, या और उनका प्लान भी यही लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम जो कि इस सारी कंट्रोवर्सी की बेस में है, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब की तैनाती हुई, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन रहे हैं और हुकूमत की मेजॉरिटी है, 26वीं आईनी तरमीम के चैलेंज के ऊपर हुकूमत की 2 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी लगती है। पहला स्टेप ये कि हुकूमत की कोशिश ये है, जिसमें वो लगता है बज़ाहिरन इस वक्त तक कि वो उनको कुछ कामयाबी मिली है, कि हम अपने कुछ मैं मर्जी नहीं कहना चाहता, आपने हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कम से कम ये कहूँ कि ऐसे जजेस जिनके हक में हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में वोट किया हो, कि हम उन जजेस के सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा उनसे 26वीं तरमीम सुनवा लें। और अगर किसी वजह से ये वाला काम एक जुडिशरी का फुल कोर्ट या जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे या अपने प्रोसीजर्स की कमेटी साइड पे, अगर जुडिशरी इस बात को नहीं मानती और कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस तो दीगर मुकदमात सुनेंगे, इलेक्शन कमीशन की अपीलें, दीगर इधर उधर के मुकदमात सुनेंगे, लेकिन हम फिर भी फुल कोर्ट के सामने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल 26वीं तरमीम का मुकदमा रखेंगे, तो हुकूमत के पास फिर दूसरी स्ट्रैटेजी है कि फिर वो फुल कोर्ट इस तरह की कोई फुल कोर्ट बैठने से पहले उसके अंदर 17 मजीद जजेस ऐड करते हैं। क्योंकि अगर इस वक्त फुल कोर्ट बैठे, जो अगर आप एड हॉक जजेस को निकाल दें, जो 2 हैं, जो बाकी के 15 मेंबर्स हैं, अगर वो बैठें तो उनके अंदर तो हुकूमत की मेजॉरिटी नजर नहीं आती, क्योंकि वो तो तकरीबन उसी तरह स्प्लिट है जिस तरह रिजर्व सीट्स के मुकदमे पे थे, बल्कि मजीद एक वोट कम हो गया हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो चुके हैं। तो अगर फुल कोर्ट बैठे इस वक्त की मौजूदा, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का भी कहना है अपने खत के अंदर, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी कहना है, और मैं थोड़ी क्यासा राय करूं कि दीगर जज साहिबान जिनमें जस्टिस अतर मनीला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, दीगर लोग होंगे, उनका भी शायद यही मंतक हो कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। अगर तो हुकूमत को उस डायरेक्शन में जाना पड़े तो फिर मेरा ख्याल है 17 जजेस को ऐड किया जाएगा। मैं एक कानूनी बात भी आमिर साहब आपकी इजाजत से कर लूं कि आज से पहले जितनी भी आईनी तरामीम के चैलेंजेस हैं वो किसी छोटे बेंच ने नहीं सुने। 18वीं तरमीम से अगर हम पिछले 15 साल का ही सिर्फ जायजा ले लें, 18वीं तरमीम का मुकदमा 17 मेंबर बेंच ने सुना, 19वीं तरमीम का मुकदमा 17 मेंबर बेंच ने सुना, 21वीं तरमीम का मुकदमा 15 मेंबर के बेंच ने सुना, जस्टिस अजमत सईद साहब का उसमें 8-7 से मेजॉरिटी जजमेंट है। तो जितने भी आईनी तरमीम पे जूरिस्प्रूडेंस है वो हमेशा फुल कोर्ट या फुल कोर्ट के करीब जितने मेंबरान मौजूद हों वो सुनते हैं। अब ये भी एक कानूनी मसला है कि क्या ऐसे फैसले जो माजी में 15 या 17 मेंबर बेंच ने किए हैं, वो प्रिंसिपल्स जो 15 और 17 मेंबर बेंच ने ले डाउन किए हैं,
क्या एक आईनी बेंच जिसमें 3 या 5 लोग बैठे हों, क्या वो उनको ओवरटर्न कर सकते हैं? क्या वो उनमें से निकल सकते हैं? क्या वो उनके अलावा कोई फैसला कर सकते हैं? इन तमाम वजूहात की वजह से मुझे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का और जस्टिस मुनीब अख्तर का यह कहना था अपने खत में कि आइन इतना ज़रूरी बात है, इसको माजी में पूरी अदालत ने सुना, तो आइनी तरमीम को आज भी पूरी अदालत सुन ले। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल साहब। थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।